क्वेश्चन ये है कि लेट से आप में से किसी स्टूडेंट को अगर ये टास्क दिया जाता है कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं या आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं इन पर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं और हर वर्ड का जो साइज सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का जिनका साइज 1 to 10 है। 1 to 10 से क्या मीनिंग है कि जैसे ए है इसमें 1 वर्ड है ये 1 लेटर और 10 लेटर्स तक के कितने वर्ड्स तमाम ब्लॉग्स में यूज हैं या ब्लॉग्स वर्ड्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें चीज फाइंड आउट करनी हो या हमने ये फाइंड आउट करके कीवर्ड है सर्चिंग में लिखा तो वो कौन कौन से ब्लॉग में कैसे पाया जा रहा है या कितनी दफा वो रिपीट हुआ। तो इसके लिए मैप रिड्यूस जो फंक्शन है वो कैसे आपका हेल्पफुल और ये कैसे फिट होगा या कैसे काम होगा लेट्स कंसीडर अगर हमें ये दिया जाता है। ये एक टास्क का आपको सिनेरियो को आपको समझाया गया है। तो आपके सीईओ ने आपको कहा कि ये आपके पास टास्क है, आप क्या करना है 1 से लेकर 10 तक जो वर्ड्स का साइज है उसको ब्लॉग्स में से blogger.com पर जितने हैं उनको आपने क्या करना है बताना है कि कौन सा वर्ड कितनी बार आइटरेट हुआ। आपके पास 50,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यूज करने का राइट दिया गया है और एक इस टास्क को आपने विद इन दी वीक कंप्लीट करना है। एक जो सिंपल वे जो पहले वाला था कि आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जी एक हर पर्सन को आप कह देते हैं कि ये आपने काउंट करना है, ये साइट्स हैं इसमें से हर एक का कैलकुलेट करें। तो एट द एंड जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं 1 कैरेक्टर वाले इतने लेट कंसीडर इतने नंबर ऑफ वर्ड, तो 2 कैरेक्टर वाले इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और 3 कैरेक्टर वाले कितने हैं। सिमिलरली आपके पास एक लिस्ट जनरेट होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हमने इसे कैलकुलेट करना है यूजिंग हदूप। सेम वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, हमने कहा था सबसे पहले हम मैपर करेंगे। मैपर क्या करेगा, हर एक कोई एक टास्क यानी कि जैसे 10 पेजेस हमने हर एक को असाइन कर दिए थे, तो यहाँ पर भी सेम हर किसी को हम मुख्तलिफ यूआरएल दे देंगे कि आपने इन यूआरएल्स को पढ़ना है और उसमें आपने कैलकुलेट करना है कि कौन सा वर्ड कितनी दफा आया। इसके बाद हमने 10 जो मेन हमारे पास मैपर्स थे जिनको हमने यूआरएल्स दिए उनसे हमने डाटा ले लिया और डाटा लेने के बाद हमने ग्रुप पर जो है वो हर एक ग्रुप से डाटा लेंगे और डाटा लेने के बाद वो कैलकुलेट करेंगे कि किस किस के पास कौन कौन से लफ्ज कितनी बार रिपीट। इसके बाद रिड्यूसर क्या करेगा, वो तमाम ग्रुपर्स की शीट्स को लेगा यानी कि रैकेट को लेगा और रैकेट को लेकर कम्युलेट करेगा और उसके बाद रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैप रिड्यूस में आपके पास सबसे पहले मैप करना डाटा सेट को किसके पास कौन सा डाटा जाएगा, एक ही टास्क है। और रिड्यूसर क्या करता है, वो दर हकीकत तमाम चीजों को सम अप करता है या एग्रीगेट करता है या उसको समराइज करता है या उसको क्या करता है कि जो चीज आपको रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन के करीब तक लेकर जाता है। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स कोट की थी शुरू में, हो सकता है कि वो ये हमने सर्च करना हो कि ये लफ्ज कौन कौन से ब्लॉग में कितनी बार आया। तो जिसको जो ब्लॉग्स हमने दिए हैं तो वो उस वर्ड की काउंटिंग हम हर एक से ले लेंगे कि कौन कौन से ब्लॉग्स में कितनी बार आया। मैप वाला काम तो ये हो गया। अब रिड्यूस ये बताएगा कि ये यहाँ पर कैसे और कितनी दफा यानी कि एग्रीगेट करके उसको रिजल्ट्स देगा या समराइज करेगा या फिल्टर करेगा कि सबसे ज्यादा ये लफ्ज किस में आया। तो हदूप दर हकीकत एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है फॉर मैप रिड्यूस। ये एक वे है जिसके जरिए हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैप रिड्यूस को हदूप के जरिए। मैं हदूप पर ज्यादा आपको लेक्चर नहीं दूंगा, मेरा ज्यादा क्योंकि मैप रिड्यूस पर है। हदूप के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको ट्यूटोरियल सेंड किया था। अब आप हदूप को खुद थोड़ा सा रीड करके इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो इनपुट है वो आ जाएगी, मैप रिड्यूस आएगा। हदूप क्या करेगा, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करेगा और करने के बाद आपको आउटपुट देगा। हदूप आपके पास कोई क्लाउड बेस्ड आप यूं समझे सर्विसेज हैं जो कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं और बैकएंड पे क्या है, आपके पास मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं जो कि आपके मैप रिड्यूस को काम करने का आसान करते हैं। थोड़ा सा हम इनपुट डाटा सेट को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्प्लिट कैसे हो रहा है। तो स्प्लिट की हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। गूगल क्या करता है 64 बिट के चंक्स बना MB के चंक्स बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम हुआ। क्या ये हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट ये जो आपको नजर आ रहा है पोर्शन, ये वाला ये इनपुट डाटा सेट है। इस इनपुट डाटा सेट को स्प्लिट कर दिया गया। किस तरीके से स्प्लिट किया गया, लेट कंसीडर ये पहले वाला पोर्शन अगर आपको जो ईस्टर्न कलर नजर आ रहा है तो ये पहला टास्क कुछ टास्क जो है वो स्प्लिट करके मैप टास्क 1 में चले गए और इनको कह दिया गया कि इन कीज को आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये 2 वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, कौन सी की कितनी बार रिपीट हुई
या कौन सी की क्या आइट्रेशन क्या है, एक आपके पास की वैल्यू है, की है, और दूसरी आपके पास उसके अगेंस्ट उसकी आइट्रेशन या वैल्यू। सिमिलरली दूसरा अगर आपने डाटा स्प्लिट किया और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पर डाटा रिड्यूस किया गया। अब मैप टास्क क्या करता है, इन तमाम को मैप करता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है जो आपको की वैल्यू आपको चाहिए वो किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पर मौजूद है, उसको आपने कैलकुलेट करना। अगर देखें कि हमने कहा कि जी नेक्स्ट प्रोड्यूसर को कहा कि की 2 4 6 यानी कि इवन कीज जो है वो आप करो, ऑड कीज जो है वो सेकंड वन करे। होगा क्या कि जो इवन इसके पास मौजूद होंगी वो रिड्यूसर 1 के पास चली जाएंगी, और जो आपके पास ऑड कीज होंगी वो रिड्यूसर 2 के पास चली जाएंगी। हर एक मैपर से इस तरीके से कीज ले ली जाएंगी। यूं ही समझ लें कि जैसे अगर मैं कह देता हूं कि 1 से लेकर 2 तक के जो लेटर का कॉम्बिनेशन है वो रोल नंबर 1 करेगा, 3 और 4 जो है वो रोल नंबर 2 करेगा, और 4 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है, सॉरी 5 और 6 का वो कॉम्बिनेशन कौन करेगा, रोल नंबर 3 करेगा। सिमिलरली 7 और 8 का कॉम्बिनेशन 4 एंड 8 और 9 का कॉम्बिनेशन करेगा। तो ये तमाम वर्ड्स को कंप्यूट करके जो की वैल्यूज थी उनकी ले ली गई। अब की वैल्यूज कैसे, हर एक से पूछा गया आपके पास की 2 है, उसने कहा जी मेरे पास की 2 है, इसकी वैल्यू क्या है जी, उसने कहा जी इसकी वैल्यू 3 है। फिर इससे पूछा गया टास्क 2 से की 2 है, उसने कहा जी बिल्कुल है, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू 7 है। फिर पूछा गया जी आपके पास की 2 है, इसने कहा जी मेरे पास की 2 नहीं है। जिस जिसके पास की 2 मौजूद था उनसे वो वैल्यूज ले ली गई, और वैल्यूज लेकर उनको क्या कर दिया गया, उसके आगे राइट अप कर दिया गया। अब रिड्यूस वाले ने इन तमाम से रैकेट तो ले लिया। अब रैकेट लेने के बाद जो रिड्यूस दूसरा काम करेगा, इसको अकोमोलेट कर लेगा, ये मींस के इसको सम अप करेगा, एग्रीगेट करेगा, जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करके एक डाटा आउटपुट शीट दे देगा। वर्ड काउंट इनपुट फाइल के अंदर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे जावा, हडूप, रिलेशनल डाटाबेस, RDBMS, प्रोलॉग, लिस्प, पास्कल, ये एक और है आपके पास, इसमें अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब क्या किया गया, इन टास्क को डिवाइड कर दिया गया, 64 बिट के जो आपके चंक्स थे उनमें डिवाइड हो गई। अब हर एक में मैपर ने मैप करके लिखा कि जावा कितनी बार आया, जावा 1 टाइम आया, हडूप कितनी बार आया, 1 टाइम आया, RDBMS कितनी बार आया। सिमिलरली उसने सेकंड को भी बेटा मैप किया। तो जो पहला मैप वाला काम था उसने अपने जितने भी उसको डाटा सेट मिला उसके अंदर उसने अपने ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब नेक्स्ट काम शुरू हो गया किसका बेटा, रिड्यूसर का। रिड्यूसर को कहा गया, रिड्यूसर 1 है, उस लेट कंसीडर वो कर रहा है कि सिर्फ हडूप को परफॉर्म कर रहा है, वो तमाम से पूछेगा भी हडूप कितनी बार आया। उसने तमाम से, लास्ट टाइम शायद आपके ज़हन में एक बात और भी हो कि हमने कहा था कि ये डाटा ट्रांसफर होकर नहीं आएगा, ये फाइलें उसके लोकल एंड पर मेंटेन हो। जब लोकल एंड पे मेंटेन होंगी तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने का चांस है। अगर आपका मैपर ही फेल हो जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा। अच्छा बेटा हाँ जी, इसका आसान भी क्या है कि जब आप स्प्लिट करते हैं टास्क को तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, मैपर के पास कौन कौन सा टास्क किया। अगर एक फेल हो जाता है तो उसी टास्क को किसी और मैपर को असाइन करके उस टास्क के जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करवाई जा सकती है। तो इससे ये मीनिंग नहीं, हमने हमेशा याद रखिएगा कंप्यूटेशन जब भी हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इससे रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए और चीजों के जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। ये ना हो कि एक की तरफ से रिजल्ट नहीं आया तो हमने उसके रिजल्ट के बगैर ही बाकी कंप्यूट करके रिजल्ट दे दिए। रिलायबिलिटी समझिए बेटा। तो अब क्या होगा कि कोई अगर एक फेल हो जाता है तो अब उस सिनेरियो में क्या होगा कि वो जो हमारे चंक्स इसके पास असाइन थे वो किसी और को असाइन करके उसके टास्क को लिया जा सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये तमाम चीजें आ गई। अब हमने अपने रिड्यूसर को असाइन कर दिया। अच्छा, ये भी नेसेसरी नहीं है कि हर रिड्यूसर एक ही है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिड्यूसर पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये हडूप की केस ले रहा है, ये जावा की ले रहा है, ये लिस्प की ले रहा है, ये पास्कल की, ये प्रोलॉग की। माइट भी पॉसिबल एक के पास एक से ज्यादा टास्क भी हो। मींस के हडूप, जावा और लिस्प एक रिड्यूसर के पास हो, पास्कल, प्रोलॉग एंड RDBMS ये दूसरे रिड्यूसर के पास हो, दूसरे के पास मौजूद हो। तो हम जिस बात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास रिड्यूसर वो एक से ज्यादा होंगे और ये भी मुमकिन है कि ये वही वर्कर में से, याद होगा लास्ट टाइम हमने वर्कर की स्टेटमेंट यूज की थी, ये उन्हीं वर्कर में से भी हो सकते हैं।
कि वो उन्हीं में से हम किसी को ये असाइन करते हैं कि आप बाकियों से टास्क लें और इसको परफॉर्म करना शुरू कर दें। जब इसके पास मिल गया कि हदूप किस किस के पास था, और तो यहाँ पे ये भी काउंट आ रहा है कि वो अगर नहीं था वो तो कहेगा नहीं है, अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कि ये फेलियर है, ये नोड मौजूद नहीं है। तो इसलिए मेरे ज़हन में यहाँ से ये बात आ गई थी, अगर मिसिंग होगा तो हम कैसे उसे डील करेंगे। इसके बाद रिड्यूस कीज वो काउंट करेगा कौन कौन सी चीज कितनी बार आई, और एट द एंड एक फाइल के अंदर इस पूरे रिजल्ट्स को टाइप करके रिजल्ट जनरेट कर दिया जाएगा। ओके, हाउ टू मैप रिड्यूस। ये के मीन क्या होता है? के मीन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? क्या होता है बेटा? कर्नल मैप। ये करता क्या बेटे? अच्छा, ये मीन कहते किसे हैं सर? एवरेज को मीन कहते हैं। एवरेज को मीन कहते हैं। ये भी एवरेज का एक वे है। हाँ जी, डिस्टेंस के रिगार्डिंग। गुड। तो हमारे पास के मीन्स ये रैंडम आपके पास, यानी कि इनिशिएट क्लस्टर्स, डिफरेंट क्लस्टर, ये जो रेड साइन आपको नजर आ रही है डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, उनके क्लस्टर हेड्स हैं जो कि असाइन हुए हैं, और हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या डिस्टेंस है। तो रैंडम पॉइंट्स हैं आपके पास इनिशिएट किया क्लस्टर सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर, और हमने इन पॉइंट से जो सबसे क्लोजेस्ट क्लस्टर है उसको यूज करना है कि ये सप्लाई करेगा तमाम को डाटा। अच्छा, ये भी नेसेसिटी नहीं है कि हम के मीन को ही यूज करें, और भी बहुत से मैकेनिज्म है, लेकिन हदूद में ज्यादातर इसको यूज किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं। हो क्या रहा है, यहाँ पर मैपर के पास जा रहा है के सेंटर्स इन मेमोरी। इनपुट जो वैल्यू है वो आपके पास एक की जा रही है और दूसरा वैल्यू, ये दो का पेयर जाएगा। इनपुट जिसके पास जाएगा एक की जाएगी और दूसरा बेटा वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि आपने इससे फाइंड आउट करना है कि ये की से कितना क्लोजेस्ट है या इसके साथ कितनी वैल्यू मैच कर रही हैं, कितना ये इसके साथ एक्यूरेट है। रिड्यूसर क्या करेगा, अब वही दो जो वैल्यूज हैं वो इनसे कलेक्ट कर लेगा, की और वैल्यू। कैसे कलेक्ट करेगा, इसको आप यूं समझ लें कि यहां पर हमारे पास ये की, एक ये की है और हर एक की इनिशियल वैल्यू 0 गई हुई थी। अब जब इसने कैलकुलेट किया, इसने कहा जी जावा मेरे पास 1 टाइम आया, की जावा वैल्यू 1 आ गई। अब जब यहां पे कैलकुलेट करने के रिड्यूसर ने क्या किया, हर एक से जावा के आगे वाली वैल्यू कलेक्ट कर ली। जावा 1, जावा सिमिलरली यहां पे 1, सिमिलरली जावा यहां पे 1, जितनी दफा जावा जहां जहां आया उसने कलेक्ट करके यहां पे लिख दिया, सॉरी एक और ये जावा। तो अब बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा इसके पास सारी की सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, कौन सी चीज कितनी बार कैसे रिपीट। की क्या है, इंडेक्स ऑफ द सेंटर है, और वैल्यू क्या है जो कि उसके लिए आपने कैलकुलेट करनी। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक क्या आ गई इंडेक्स ऑफ द सेंटर और दूसरा न्यू सेंटर। आपके पास हदूप के बेटा कई वर्जन मौजूद हैं। अगर मैं इस टाइम आपके सामने ओपन करूं तो हदूप 2 भी मौजूद है और 2 समथिंग और भी मौजूद है, लेकिन इस लम्हे के लिए जो आपको कंपोनेंट 1.0 के और 2 समथिंग के बताए, इसमें मेजर 5 जो है वो कंपोनेंट है। एक है नेम नोड। नेम नोड वो नोड्स हैं जिसके ऊपर आपकी फाइल डिस्ट्रीब्यूट होकर पहुंचेगी। ओके, एक है सेकेंडरी नेम नोड। ये आप यूं समझें कि आपके पास कोई भी टास्क जो कि परफॉर्म होना है फंक्शन का नेम नोड के लिए, वो इसमें आएगा। एक है डेट नोड, वैसे डाटा नोड है, ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट नोड गलत लिखा हुआ, डाटा नोड है। ये क्या करेगा, जो आपके एक्चुअल ब्लॉक्स हैं फाइल के वो इसके अंदर मौजूद होंगे, पूरे का पूरा डाटा। HDFS, ये HDFS क्या है, ये आपके पास हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जो फोर्थ कंपोनेंट है, ये देखेगा कि जो टास्क दिए गए थे नेम नोड्स को फंक्शंस परफॉर्म करने के, सेकेंडरी जो नेम नोड्स हैं उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, जॉब ओवरऑल। इसके बाद ये था जॉब ट्रैकर। टास्क ट्रैकर क्या करेगा, वो हर एक डाटा नोड पे जाएगा और देखेगा कि इंडिविजुअल टास्क के रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस हुए और उस टास्क को ट्रैक करेगा। सबसे पहले हम हदूप फाइल HDFS, हमने उधर GFS को देखा था कि गूगल फाइल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। सिमिलर जैसे हमने वहां पे कहा था 64 MB के आपके पास क्या बनेंगे, चंक्स बनेंगे। लेट्स से मेरे पास जो फाइल है mydata.txt, लेट कंसीडर 150 MB की है, तो इसके बेटा चंक्स बनेंगे 64 और लास्ट वन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22, बल्कि एग्जैक्टली 22 MB का है, और हर एक का ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। अब HDFS क्या करता है, ये आपके पास हर क्लस्टर पर रन होगा
और ये जितना डाटा है ये उसको असाइन कर दिया जाएगा कि भाई मुख्तलिफ ब्लॉक्स कहाँ कहाँ जाकर स्टोर हुए। मींस डाटा नोड अपने पास रिकॉर्ड कैप्ट करेगी, या यूं कह लें एक लॉग मेंटेन करेगी किसके पास कौन सा डाटा मौजूद है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक नेम नोड फेल हो जाती है तो क्या होगा, तो हमने कहा था कि उसका डाटा किसी और जगह से हम, या वो टास्क किसी और जगह से भी हम करवा सकते हैं। तो नेम नोड दर हकीकत क्या है, एक सेपरेट मशीन है जिसके ऊपर कोई ना कोई एक पीस ऑफ कोड चल रहा होगा जिसे डेमन कहा गया। तो वो क्या करेगा, वो हर एक ब्लॉक की लोकेशन को भी कैप्चर करेगा, कौन कौन से आपका ब्लॉक किस किस पोजीशन पर और कैसे कैसे पड़ा हुआ है, और उन तमाम पर कैसे इस चीज को ऑपरेट करना है। ये हमारा डिस्कस हो गया। ओके, डाटा नोड नेम नोड दोनों हो गए। HDFS हडूप के अंदर एक और चीज कि हर एक का ब्लॉक का 3 टाइम रेप्लिका मौजूद है। ये रेप्लिका से क्या मीनिंग है, यहाँ पे वही बात दोबारा आ जाती है कि अगर हमारे पास कोई एक नेम नोड फेल हो जाती है तो उस सिनेरियो में हम वो टास्क किसी और से करवाएंगे, तो वो डाटा कहाँ था। तो ये जो रेप्लिका मौजूद है एक एक नोड एक एक ब्लॉक के मल्टीपल 3 मौजूद हैं, तो ये हमारे पास बेनिफिट होगा कि हम जहां पे दूसरी जगह पे रेप्लिका मौजूद है वहां से इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर ब्लॉक जो है वो क्या है, वो 3 डिफरेंट डाटा नोड्स पर मौजूद। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जी आप ये बताएं कि डाटा ऑन HDFS में भी इंक्रीजेबल, क्या इनसे बिल्कुल इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ब्लॉक के साइज भी इंक्रीज होंगे। डाटा में भी लॉस फॉर एवर, इसका आंसर हमें अभी मिल चुका है कि हमने एक के मल्टीपल बनाए हुए हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, इसका आंसर भी हम देखते हैं कि वहां पे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट हैपन इफ नेम नोड हैज हार्डवेयर प्रॉब्लम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नेम नोड जो थी जिसके पास आपका डाटा मौजूद था वो नेम नोड ही मल फंक्शन कर जाती है, मींस हार्डवेयर फेलियर हो गया, कनेक्शन फेल हो गया। तो कनेक्शन के बारे में तो बड़ा आसानी से कहा जा सकता है, वो दोबारा रिटेन हो सकता है, लेकिन अगर उसका हार्डवेयर फेल हो गया या उसके हार्ड डिस्क हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई तो हम क्या करें, या वो लोकेशन जिसपे ये पड़ा हुआ था वो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हार्डवेयर, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो यही डाटा की जो रेप्लिका है वो हमारे पास बेटा मल्टीपल पोजीशन पर मौजूद है, हम वहां से उसकी रेप्लिका लेकर भी काम ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बेटा क्या है कि अगर उन नोड्स पर पहले से, अभी मैं ये नहीं चाह रहा था कि अभी मैं आपको बताऊं कि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ चीजें आती हैं, वो इश्यूज हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम नहीं देख रहे, आप यूं ही समझ लें कि जो नोड्स जिसके पास जो डाटा मौजूद होगा हम उसी से उसके टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जब एक नोड फेल होगी तो उसका डाटा 2 मुख्तलिफ और नोड्स पर मौजूद है, तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि ये कौन सी नोड का डाटा कौन परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग अपॉन वर्कलोड पॉलिसी। कुछ नेम नोड्स की फाइल्स हैं, उनके नेम यहाँ पे बताए गए हैं कि की नेम फाइल कौन कौन सी हैं जो कि HDFS के डाटा को स्टोर करेगी। तो सबसे पहले हम नेम नोड फेल हो जाए तो उसके आंसर की तरफ जाते हैं। हडूप के अंदर नेम नोड जो है ये सिंगल पॉइंट है फेलियर का, पहला। दूसरा ये है कि नेम नोड अगर फेल हो जाए तो हमारे पास इसका ये मीनिंग नहीं कि पूरे का पूरा जो हमारा क्लस्टर है वो फेल हो गया। हमने उसके लिए सोल्यूशन पहले बताया हुआ है कि मल्टीपल उसकी कॉपीज होने की वजह से हमें इजीली अवेलेबल होगा। तो कहता है इसके लिए फिर हमें नेटवर्क फाइल सिस्टम भी मैनेज करना पड़ेगा कि अगर एक जगह पर डाटा मौजूद नहीं है तो नेटवर्क फाइल सिस्टम के अगेंस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चंक किस किस जगह पर पड़ा है। तो ये अल्टरनेट इसका क्या है कि एक नेम नोड के अगेंस्ट आपके पास दूसरी नेम नोड जिसके अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है वो एक्टिव होनी चाहिए कि स्टैंड बाय मोड। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक्टिव और स्टैंड बाय। हाँ जी बेटा, क्या मीनिंग है, एक्टिव से क्या मीनिंग है और स्टैंड बाय से क्या मीनिंग है। हाँ जी, स्टैंड बाय यानी कि आपके पास एक्टिव में तो ये है कि आपका एक्टिव होगा और एक्टिव होने के साथ साथ वो उसे जैसे ही चेक करता रहेगा, जैसे उसका डाटा दूसरी ही नेम नोड के पास है जो कि काम कर रही है वो एक्टिव ही है। तो स्टैंड बाय असल में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, वो जिसके स्टैंड बाय में मौजूद होती है वो उसे सिर्फ चेक करेगी कि आया कि वो मौजूद है या आया वो लाइव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाए तो स्टैंड बाय मोड से, और रीड करके एट द एंड क्लोज की एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी फॉर क्या हमारे यहाँ से टास्क जो है वो रीड हो गया है, ये टास्क कंप्लीट हो गया और यहाँ से एंड हो गया।
तो यहाँ पे नेम नोड क्या कर रही है? नेम नोड वो तमाम डाटा नोड जिस पर डाटा रखा गया है उसका रिकॉर्ड कर रही है कि कौन कौन सा ब्लॉक किस किस के पास पड़ा हुआ है, डाटा कौन कौन सा डाटा किस किस नोड के पास पड़ा हुआ है। नेम नोड उनका डाटा या HDFS का पूरा लॉग मेंटेन कर रही है किसके पास कौन सा डाटा। तीसरा हमारा कंपोनेंट था जॉब ट्रैकर। अब जॉब ट्रैकर क्या करेगा? जॉब ट्रैकर और एक था टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर दर हकीकत नेम नोड के साथ मिलकर तमाम जितने भी टास्क ट्रैकर्स हैं कौन कौन से डाटा नोड पर कौन कौन सा टास्क चल रहा है इस चीज को जॉब ट्रैकर मेंटेन कर रहा है। हो क्या रहा है? टास्क 1 है, डाटा नोड 1 है, टास्क 2 डाटा नोड 2 है, अप टू n तक ये टास्क चल रहे हैं। जहां जहां आपको m नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये मैपर है, और जहां जहां आपको r नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये रिड्यूसर है। तो अगर आप देखें तो नेम नोड और जॉब ट्रैकर ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दर हकीकत मुख्तलिफ जगहों पर आपके जो टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको चेक कर रहे हैं कि जिसने टास्क मुकम्मल कर लिया है उसकी फाइल को देखकर ये DN1 डिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी नेटवर्क पर डिस्क जो भी मौजूद हैं उससे तमाम 1 से लेकर n तक की डिस्क का डाटा कलेक्ट करना और उसके बाद जॉब ट्रैकर ने बताना कि किस किस ने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया। जब ये तमाम अपने टास्क को मुकम्मल कर लेंगी तो उसके बाद 2 बेनिफिट हो रहे हैं यहाँ पर। एक बेनिफिट ये हो रहा है कि कंटिन्यूस मॉनिटर हो रहा है कि कोई ऐसी नोट तो नहीं है जो कि लाइव ना रही या जो कि टास्क को परफॉर्म नहीं कर रही। तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाएगा? उसका टास्क किसी और को देकर असाइन करके, ये ना हो कि तमाम 2 घंटे या 4 घंटे की एक एक्टिविटी है वो एक अच्छी खासी एक्टिविटी कंप्लीट हो गया और एट द एंड पता चला कि एक ऐसा नोड है जो कि टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पा रही या वो रिप्लाई नहीं कर रही या वो मल फंक्शन कर रही। दिस इज अनदर सिचुएशन कि वो आपकी 4 घंटे की ड्यूटी में 3 घंटे 55 मिनट तक एक्टिव रही और लास्ट 5 मिनट में वो क्या हुआ कि वो डिस्कनेक्ट हो गई या उसका हार्डवेयर फेलियर हो गया। ऑल दीज फॉल्ट आर एक्सेप्टेबल। लेकिन ऐसे सिनेरियो में हमारे पास थोड़ा सा डिले आ सकता है, तो लाजम नहीं है कि हमारी अपनी गलती कि एक ऐसी नोड जो कि शुरू में ही मल फंक्शन कर गई थी हमने उसका भी केयर नहीं किया। अब जॉब ट्रैकर जैसे ही इन तमाम का टास्क कंप्लीट होगा तो इस पर जो फाइल्स मैपर्स ने बनाई हुई होंगी तो ये डाटा नोड जो कि रिड्यूसर की होगी उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई सबने अपना काम मुकम्मल कर लिया, इन तमाम से आप डाटा लो और डाटा लेकर अपने टास्क को मुकम्मल करो। तो अब हदूप 2.0 फर्क सिर्फ इतना है, इसे MRV यानी कि वर्जन V भी कहते हैं और यॉर्न भी कहते हैं। हदूप 1.0 में जॉब स्केड्यूलर 2 काम करता था, एक रिसोर्स मैनेजमेंट करता था और दूसरा जॉब स्केजुलिंग करता था या यूं कहने साथ जॉब मॉनिटरिंग भी करता था। तो जो यॉर्न एम्स है इसके कुछ सेपरेट फंक्शंस भी मौजूद हैं। इसमें हम थोड़ा सा पहली चीज रिसोर्स मैनेजर जो कि ऑथराइज करता है, अथॉरिटी देता है कि किस किस को कैसे कैसे मैनेज करना है और कौन सा टास्क किस क्लस्टर से या क्लस्टर की किस नोड से बेस्ट वे में या उसे यूटिलाइज करना है या उससे ऑप्टिमल रिजल्ट्स लेने। नोड मैनेजर क्या करेगा? तमाम इंडिविजुअल नोड्स को डील करेगा। एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा? जो आपका एग्जीक्यूशन वाला काम है, जो आपका एप्लीकेशन एंड वाला, उसको ये मैनेज करेगा। लास्ट वन इज कंटेनर जो कि आपके तमाम रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उनसे रिजल्ट्स लेकर जिसमें कंटेन करेगा। कंप्यूटेशनल यूनिट कंटेनिंग CPU कोर्स एंड मेमोरी अ नोड विद मल्टीपल कंटेनर्स जो इन तमाम से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने के बाद आ जाएगा। फर्क कहां पे आया? ये मैप रिड्यूस यानी कि हदूप का जो वर्जन 2 है इसमें ये क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 सबमिट हुई, कोई भी जॉब रिसोर्स मैनेजर के पास आई। रिसोर्स मैनेजर ने देखा मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज फ्री। रिसोर्स मैनेजर ने अपनी तमाम नोड मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर पैगाम दिया कि भाई ये मेरा एक टास्क है। एप्लीकेशन मास्टर को भी साथ बता दिया, तो जितने भी एप्लीकेशन मास्टर मौजूद हैं उनको भी ये रिपोर्ट जा चुकी है। तो एप्लीकेशन मास्टर ने क्या किया? नोड्स मैनेजर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए तमाम डाटे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टास्क इनके ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 इस पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, टास्क 1 इस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, टास्क 1 इस पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब जो टास्क 2 है वो किस पे एग्जीक्यूट होना है, तो ये डिसीजन करना है। जो नोड पहले फ्री हो गई उनके ऊपर टास्क 2
एग्जीक्यूट करवाए। तो दर हकीकत बेनिफिट क्या लिया गया? बेनिफिट ये लिया गया कि रिसोर्स मैनेजर एफिशिएंट वे में तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज एक क्लस्टर में हो सकता है कि इस टाइम एक भी नोड फ्री ना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल नोड्स फ्री हो। अच्छा, और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि मल्टीपल रिसर्च ग्रुप्स जो थे वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस कदर एक ही रिसर्च ग्रुप के पास इतना ज्यादा फंड अवेलेबल नहीं था कि वो तमाम के तमाम क्लस्टर खुद मेंटेन कर। जब उनके पास एक टास्क चल रहा होता था तो दूसरे टास्क के लिए वेट करना पड़ता था। अब ये किया गया, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि हर एक लैब में मल्टीपल क्लस्टर मौजूद हैं। अगर किसी का कोई क्लस्टर इस टाइम या नोड फ्री है तो उससे वो टास्क परफॉर्म करवा लिया जाए। तो नोड मैनेजर जो थे वो आपके रिसोर्स मैनेजर के साथ इंकॉर्पोरेट करते हुए बताती थी कि कौन कौन से मेरे पास नोड्स फ्री हैं। अगर आप गौर करें तो ये तमाम नोड्स वो एप्लीकेशन मास्टर मींस कि जिस एप्लीकेशन के जरिए इस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके ये तमाम चीजें बताता था कि ये टास्क इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लास्ट तो मैंने कहा था कि आपके पास हो सकता है कि ये टास्क हो क्या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो अगर ये टास्क की बजाय ये टास्क आ जाए कि कौन सा यूआरएल किस वेबसाइट में लिंक हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में अब नंबर ऑफ काउंट वाला वर्ड नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि उनमें से कंप्यूट करना है कि कौन सा यूआरएल इसके अंदर या एक पूरा फ्रेज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। आपने वो फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह कुछ पढ़ा हुआ होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा में जब वो टास्क आपके तमाम के तमाम स्टेट्स कंप्लीट होती हैं और जब वो एंड स्टेट पे या गोल स्टेटमेंट पे पहुंचता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी ट्रू फाइनाइट ऑटोमेटा है। या यूं कह लें कि उसका सिंटैक्स जब कंप्लीट हो जाता है कि पूरे का पूरा यूआरएल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हम उसको एक काउंटर लगा देते हैं कि ये वेबसाइट है जिसके अंदर ये चीजें मौजूद। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आपके पास टास्क किस तरह का एप्लीकेशन को मिला है। हमेशा हमारे पास काउंट वर्ड का टास्क नहीं, और भी बहुत से टास्क मिल सकते हैं। तो एट द एंड क्या होगा, रिपोर्ट एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कि कौन कौन से के पास कौन सा टास्क था, वहां से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके इन्हें कम्युलेट कर दिया जाए। तो बेटा फर्क दोनों में सिर्फ ये है कि लार्ज क्लस्टर्स के पॉइंट व्यू पर एक थोड़ा सा मैप रिड्यूस का research.google पर एक मौजूद है और एक udacity.com पर